हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज एक अपन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम बात करने वाले हैं। सेल थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जो स्वान है उन्होंने बहुत सारी एनिमल सेल्स को स्टडी किया, और एनिमल सेल्स को स्टडी करने के बाद उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा कि सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, साइटोप्लाज्म ये सब प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें बेटा तो ये आउटर मोस्ट होती है किसके अंदर? एनिमल सेल्स के अंदर। और एनिमल सेल्स के अंदर ये आउटर मोस्ट होती है। प्लांट सेल के अंदर ये सेल वॉल के जस्ट नीचे की तरफ सिचुएटेड होती है। हम बात करें इसके अंदर पॉइंट्स की, तो सबसे पहली बात करें तो ये पहली बात लिविंग है। कैसी होती है बेटा? ये लिविंग होती है। इसके बाद बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा पतली होती है, यानी अल्ट्रा थिन होती है। इसके अलावा ये स्टेबल नहीं होती है, मूवेबल होती है, क्योंकि ये हम जानते हैं प्रोटीन लिपिड्स की बनी होती है। क्वासी फ्लूइड इसका नेचर होता है, जिसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि ये डायनेमिक होती है। क्या होती है बेटा? डायनेमिक होती है। और डायनेमिक है तो सीधी सी बात है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो इलास्टिक भी होगी। कैसी होगी? इलास्टिक होती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है वो है बेटा सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल की बात करें तो हम बहुत सारे तरह की मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कुछ मेम्ब्रेन होती हैं वो परमिएबल होती हैं, कुछ सेमी परमिएबल होती हैं, और कुछ होती हैं जो कि इम्परमिएबल होती हैं, और कुछ होती हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। तो हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो इसका नेचर है सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी ये कुछ सिलेक्टेड सोल्यूट्स को ही अपने अंदर से अलाउ करती है, पास होने देती है। सिलेक्टेड सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इसमें से जा सकते हैं। हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर कि इसका जो सिलेक्टिव परमिएबल नेचर है वो किसकी वजह से है। जनरली जो मेम्ब्रेन परमिएबल होती है वो सभी को अलाउ करती है, चाहे सोल्यूट हो चाहे सोलवेंट हो। इम्परमिएबल दोनों को ही अलाउ नहीं करती है। और जो सेमी परमिएबल होती है वो कुछ एक स्पेशल टाइप के ही, मतलब एक साइज के ही मॉलिक्यूल्स को, सॉल्यूट्स को अलाउ करती है। लेकिन सेलेक्टिवली परमिएबल जो है वो सिलेक्टेड सॉल्यूट्स मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करती है अपने अंदर से। अब ये इसका ये जो नेचर है ये किस वजह से है? जैसे हम बात करें परमिएबल मेम्ब्रेन की, तो सेल वॉल जो है, जो नॉन लिग्निफाइड सेल वॉल है जिसके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है, प्राइमरी वॉल की बात करें तो बेसिकली वो परमिएबल है। इम्परमिएबल की बात करें तो लिग्निफाइड सेल वॉल हो गई। और सेमी परमिएबल की बात करें तो आइसोलेटेड एग मेम्ब्रेन। और सिलेक्टिवली परमिएबल की बात करें तो आती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात करें बेटा इसकी जो स्ट्रक्चर की स्टडी जो है ये हो पाई किसके 1950 के बाद। क्योंकि 1950 के बाद क्या हुआ था, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। ये जो माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये जो है बहुत, इसका जो मैग्निफिकेशन पावर है वो बहुत ही शानदार मैग्निफिकेशन पावर है, जिसकी हेल्प से जो अल्ट्रा थिन मेम्ब्रेन है, हम बात करें 75 टू 100 एंगस्ट्रोम थिन साइज वाली जो मेम्ब्रेन है, उसको हम बहुत ही क्लियरली विजिबल होती है अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आगे बढ़ते हैं हम। ये सेल मेम्ब्रेन के कुछ फीचर्स की बात की हमने। इसके बाद बेटा अपन बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो बनी होती है, किसकी बनी होती है सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। किसकी बनी होती है बेटा? प्रोटीन की बनी होती है। और इसके अलावा यहाँ पर प्रोटीन के अलावा लिपिड्स होते हैं। और लिपिड्स के अलावा बेटा इसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की बात करें तो उनके अंदर इन तीनों का ही जो अमाउंट है वो वेरिएबल होता है। एक फिक्स अमाउंट इनका नहीं होता। किसी में प्रोटीन ज़्यादा, किसी में लिपिड ज़्यादा, और सबसे कम अमाउंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। ये टोटल मेम्ब्रेन का 1 से 2% ही पार्ट कवर करता है। बात करें हम सेल मेम्ब्रेन के अंदर
प्रोटीन्स की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं बेटा, प्रोटीन्स की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो प्रोटीन्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन हमें मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलते हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन मिलते हैं, जो कि बेसिकली मेम्ब्रेन को क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। फंक्शनल प्रोटीन यानी एंजाइमेटिक प्रोटीन की हम बात कर लेते हैं, एंजाइमेटिक प्रोटीन होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसकी सरफेस जो होती है उसके ऊपर लगे होते हैं प्रोटीन के बने हुए रिसेप्टर। कोई भी लाइगेंड जो मॉलिक्यूल है वो आकर किनसे बाइंड करता है? इन रिसेप्टर से बाइंड करता है। तो बेसिकली हमें पता चला कि प्रोटीन्स होते हैं। अब इनके अलावा बेटा हम बात करें, प्रोटीन्स के अलावा हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है लिपिड। तो लिपिड की हम बात करेंगे। लिपिड की बेटा अगर अपन बात करते हैं तो मेनली लिपिड क्या होता है? बेसिकली हम ये सोचते हैं कि प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट ये हमारे खाने में ही काम आते हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बना होता है। लिपिड हम बात करें सिंपल लिपिड की, तो एक तो मॉलिक्यूल होता है बेटा ग्लिसरॉल का, और तीन मॉलिक्यूल होते हैं किसके? फैटी एसिड के। तीन मॉलिक्यूल होते हैं फैटी एसिड के, और फैटी, ये तीन मॉलिक्यूल किसके हैं बेटा? फैटी एसिड के। और ये जो तीनों फैटी एसिड के मॉलिक्यूल हैं इनमें हाइड्रोकार्बन की चेन होती है और एसिड ग्रुप होता है। बेसिकली हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर CH2OH, ये क्या है? ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये ग्लिसरॉल की है। और इसके साथ में बेटा कौन जुड़ता है? इस ग्लिसरॉल के साथ में जुड़ते हैं कौन? फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स। फैटी एसिड की बात करें तो HOOC, और यहाँ पर जुड़ी होती है एक हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन। हाइड्रोकार्बन का मतलब है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, और इनके बीच में एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर भी ये तीनों, तो एक ग्लिसरॉल के साथ में कितने फैटी एसिड जुड़े हुए हैं बेटा? तीन फैटी एसिड की चेन यहाँ पर जुड़ी हुई है। यहाँ से वाटर निकलेगा, और वाटर निकलने से यहाँ पर एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो एक जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बना हुआ होता है। हम बात करते हैं बेटा सेल मेम्ब्रेन के बारे में, और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसमें मेनली जो लिपिड्स होते हैं वो फॉस्फोलिपिड होते हैं। कौन से लिपिड होते हैं? फॉस्फोलिपिड होते हैं। और ये जो फॉस्फोलिपिड होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि एक जो फैटी एसिड की चेन है उसकी जगह यहाँ पर एक पार्ट तो होता है फॉस्फेट पार्ट जुड़ा हुआ रहता है। ये फॉस्फेट पार्ट है जो हेड पार्ट को बनाता है, और नीचे की तरफ दो फैटी एसिड की चेन होती है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो फॉस्फोलिपिड है ये एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। ये फॉस्फोलिपिड का कौन सा पार्ट है बेटा? हेड पार्ट है। हेड पार्ट को बेटा हम पोलर पार्ट बोलते हैं, पोलर रीजन बोलते हैं। चार्ज पार्ट होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है जो वाटर को अट्रैक्ट करे, वाटर लविंग। यानी वाटर को लव करेगा या वाटर का आई लव यू बोलता है क्या? नहीं, ये वाटर के साथ बॉन्डिंग शो करता है, वाटर को इंटरेक्ट करता है। मॉलिक्यूल्स के लिए अपन लव वर्ड यूज करते हैं, यानी उनके अंदर बॉन्डिंग हो रही है, उनके अंदर इंटरेक्शन हो रहा है। लेकिन बेटा हम बात करें लिपिड मॉलिक्यूल्स की, तो फॉस्फोलिपिड के अंदर जो टेल पार्ट है हम उसकी बात करते हैं। तो टेल पार्ट जो होता है बेसिकली वो नॉन पोलर होता है और हाइड्रोफोबिक होता है। कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब हो गया वाटर रिपेलिंग या वाटर हीटिंग। हेट पार्ट, फोबिया का मतलब हो गया हेट। तो क्या कहता है? हेट यू, ऐसा बोलता है ये? नहीं। तो ये वाटर के साथ, पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरेक्शन नहीं करता। और यही जो नेचर है इस मॉलिक्यूल का वो क्या कहलाता है कि ये जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है बेटा? एम्फीपैथिक होता है। कैसा होता है? एम्फीपैथिक होता है। और इसमें ये जो दो फैटी एसिड की चेन है ये प्रेजेंट होती है। यहाँ पर हम बात करें दूसरे क्लास ऑफ लिपिड की, तो यहाँ हमें कोलेस्ट्रॉल मिलेंगे। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है बेसिकली ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर और जो लिपिड होते हैं वो होते हैं कौन से? वो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। कौन से लिपिड होते हैं बेटा? ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं मेम्ब्रेन
इसके अलावा हम बात करें तो हमारे पास जो पोर्शन बचता है वो बचता है बेटा कार्बोहाइड्रेट का। किसका बचता है? कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट बोले तो हम सिंपली बोलते हैं कि शुगर। कार्बोहाइड्रेट बोले तो क्या बोले? शुगर। यानी यहाँ पर ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये प्रेजेंट होते हैं दो फॉर्म में, या तो ग्लाइको प्रोटीन की फॉर्म में, और या फिर बेटा ये मिलते हैं ग्लाइको लिपिड की फॉर्म में। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ग्लाइकोलिपिड एंड व्हाट इज ग्लाइकोप्रोटीन। मैं बोलूं कि अगर एक ओलिगोसैकेराइड यानी एक शुगर की चेन, यानी एक ओलिगोसैकेराइड की चेन प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट में बोल दूं, तो मैं उसे बोलूंगा ग्लाइकोप्रोटीन। ओके। और बेटा मैं बोलता हूं कि अगर ग्लाइकोलिपिड बोलता हूं तो मैं बोलूंगा कि लिपिड के साथ में कौन जुड़ा हुआ है? लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट ये मिलकर बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड। क्या बनाते हैं बेटा? ग्लाइकोलिपिड। तो मेनली अभी तक हमने जो देखा वो ये देखा कि जो मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन होता है, उसमें लिपिड होता है, और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। इन तीनों से मिलकर सेल मेम्ब्रेन या जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनी हुई होती है। हमारी एनसीईआरटी ने जो जिक्र किया है वो आरबीसी के बारे में किया है। किसके बारे में किया है बेटा? आरबीसी के बारे में किया है। ये आरबीसी है। और आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन के अंदर अगर मैं बात करूं अमाउंट का, प्रोटीन का अमाउंट, तो यहाँ पर प्रोटीन का जो अमाउंट होता है बेटा वो होता है 52%। कितना अमाउंट होता है? 52%। और बात करें बेटा लिपिड की, तो लिपिड का अमाउंट जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो मिलता है 40%। एंड रेस्ट ऑफ जो बच गया वो है बेटा कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का जो अमाउंट है वो है 8%। हम हमारी एनसीईआरटी ने आरबीसी का ही क्यों जिक्र किया है? क्योंकि आरबीसी से मेम्ब्रेन को आइसोलेट करना आइसोलेट करना इजी होता है। क्यों इजी होता है? क्योंकि इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। कौन एब्सेंट होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज। मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनलीज हैं वो यहाँ पर नहीं होती। इस वजह से हम इस मेम्ब्रेन को इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। इस कारण यहाँ पर जो है आरबीसी का जिक्र किया गया है, सबसे पहले इसी की स्टडी की गई। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा सेल मेम्ब्रेन जो है। बेसिकली अगर हमें ये तीन चार चीजें क्लियर होती हैं तो समझना बहुत ही आसान होता है। अगर हमें क्लियर है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, लिपिड क्या होता है, बेसिकली मैंने बताया फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन बनी होती है, और फॉस्फोलिपिड मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जो पूरी मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। बहुत सारे मॉडल्स आए और उन मॉडल्स ने मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। और यहाँ पर जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है वो है बेटा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो प्रपोज किया सिंगर एंड निकोलसन ने। ये जो हमारे पास में मॉडल है बेटा ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये देने वाले जो साइंटिस्ट थे इनका नाम है बेटा सिंगर एंड निकोलसन। क्या नाम है? सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने ये मॉडल प्रपोज किया 1972 के अंदर। सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल था, क्योंकि इससे पहले जो मॉडल आए थे वो मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसके लिए बोला था कि प्रोटीन आइसबर्ग्स आर प्रेजेंट इन द सी ऑफ लिपिड। जैसे ही इन्होंने मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा तो उन्हें लगा कि बहुत बड़ा लिपिड का समुंदर है, एक पैरेलली एकदम से लिपिड का समुंदर है, और उसके बीच बीच में कौन लगा हुआ है? प्रोटीन। जैसे समुद्र के बीच में बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े हों, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर इन्हें दिखाई दी। और इन्होंने बताया इस स्ट्रक्चर को। हम इनमें तीनों चीजों के बारे में बात करेंगे, प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, लिपिड के बारे में बात करेंगे, और बेटा हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे।
यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फोस्फोलिपिड की बाइलेयर है। इसकी बाइलेयर है फोस्फोलिपिड की, और इस फोस्फोलिपिड की बाइलेयर में दो तरह के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। एक प्रोटीन होते हैं बेटा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और एक होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से प्रोटीन है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। और बीच में अब एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये इन्होंने बताया ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पर कि हम प्रोटीन को मेम्ब्रेन से कितनी आसानी से अलग कर सकते हैं। जिनको हम बहुत ही आसानी से अलग कर सकते हैं वो प्रोटीन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। ये कोवलेंटली और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से जुड़े हुए होते हैं फोस्फोलिपिड के हेड पार्ट के साथ में। इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं बेटा, वो पार्शियली और कंप्लीटली एम्बेडेड होते हैं इनसाइड द फोस्फोलिपिड बाइलेयर। ये जो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये 30% पार्ट को कवर करते हैं। इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो 70% मेम्ब्रेन के पार्ट को कवर करते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन के अंदर यहाँ पर ये आ गए, इसके अलावा चैनल्स होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। चैनल्स जो होते हैं बेटा, ये दोनों तरफ से ओपन होते हैं, और कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक साइड से ओपन होते हैं, एक तरफ उनके अंदर बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। अब हम बात कर रहे थे कि मेम्ब्रेन जो है वो बेसिकली सेलेक्टिवली परमेबल है। मेम्ब्रेन का जो सेलेक्टिवली परमेबल नेचर है वो किसकी वजह से है? प्रोटीन की वजह से। अब प्रोटीन की वजह से कैसे है कि मेम्ब्रेन में से सोल्यूट जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन मेम्ब्रेन कुछ सेलेक्टेड सोल्यूट्स को ही क्रॉस करने देती है, और उसके उनके लिए मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं चैनल्स और कैरियर प्रोटीन्स। ये जो चैनल्स और कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन के जो होते हैं, ये सिलेक्टेड आयंस को ही अपने अंदर से पास होने देते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि सोडियम का चैनल है तो उससे सोडियम ही जाएगा, पोटेशियम का चैनल जो है उससे बेटा पोटेशियम ही जाएगा। ऐसे नहीं कि सोडियम के चैनल से कैल्शियम भी निकल के जा रहा है। ये सब इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो ये बेटा ओवरऑल हमारी बात हुई किसके बारे में? ये ओवरऑल हमारी बात हुई अबाउट द प्रोटीन। प्रोटीन के बाद हमारे पास में आती है फोस्फोलिपिड की बाइलेयर, ये आपको दिखाई दे रही है। इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो लिपिड है वो मेम्ब्रेन को, लिपिड जो है बेटा वो मेम्ब्रेन को प्रोवाइड करता है क्या? फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। फ्लूइडिटी के अलावा वो मेम्ब्रेन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। इलास्टिसिटी के अलावा बेटा वो मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? फ्लूइडिटी, इलास्टिसिटी एंड स्टेबिलिटी। फ्लूइडिटी जो फ्लूइड नेचर है वो किस वजह से होता है मेम्ब्रेन का? इज ड्यू टू लिपिड, एंड मेनली जो लिपिड होता है इसके अंदर वो कौन सा होता है? फोस्फोलिपिड होता है बेटा। कौन सा लिपिड होता है? फोस्फोलिपिड होता है। और मेम्ब्रेन के अंदर इस फोस्फोलिपिड की बाइलेयर मिलती है। बाइलेयर का मतलब कि यहाँ पर ये आप देख रहे हैं फोस्फोलिपिड जो है ये बाइलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये बाई लेयर की फॉर्म में क्यों है, मोनोलेयर की फॉर्म में क्यों नहीं हो सकता? तो हम मैं बात करूं यहाँ पर, ये जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है, ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। तो ये सेल समझे, ये इतना सा पार्ट है, ये माइक्रोस्कोप के नीचे हमें ऐसी दिखाई देती है ये बाई लेयर। अब अंदर की तरफ क्या है मेम्ब्रेन के? साइटोप्लाज्म। बाहर की तरफ क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी उसके अंदर भी साइटोप्लाज्म वाला पार्ट, साइटो सॉरी लिक्विड पार्ट या एक्वस पार्ट जो है वो प्रेजेंट है। अंदर भी एक्वस पार्ट है और बाहर भी एक्वस पार्ट है। अब अगर ये मोनोलेयर की फॉर्म में होती, मोनोलेयर की फॉर्म में होती लाइक इस तरीके से ये मेम्ब्रेन होती, तो अगर मेम्ब्रेन इस तरीके से होती तो डायरेक्टली वाटर के कांटेक्ट में हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है वो आता और एक स्टेबल स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं हो पाती। लेकिन जैसे ही फोस्फोलिपिड की बाई लेयर यहाँ पर हमें देखने को मिली, इसकी वजह से जो जो टेल पार्ट है वो एक्वस मीडियम से, वाटर से क्या रह सकता है? प्रोटेक्टेड रह सकता है। और ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरेक्टेड रहते हैं बाय द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये दोनों पार्ट जो है वो जुड़े हुए रहते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी हुई होती है बेटा? ये जो मेम्ब्रेन है ये बनी हुई होती है
किसकी बनी हुई होती है मेम्ब्रेन? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, मोनोलेयर प्रेजेंट नहीं होती। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेम्ब्रेन जो है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो हमारा जवाब होगा कि सर लिक्विड है। लिक्विड भी पॉसिबल नहीं होगी, सॉलिड भी नहीं हो सकती, तीनों ही नहीं होती। तो मेम्ब्रेन का जो नेचर है वो कैसा है? मेम्ब्रेन का नेचर है क्वासी फ्लूइड। इसी क्वासी फ्लूइड नेचर को समझेंगे। क्वासी फ्लूइड बोले तो सेमी फ्लूइड नेचर भी हम बोल सकते हैं। और ये किसकी वजह से है बेटा? लिपिड की वजह से। किसकी वजह से है? लिपिड की वजह से। अब लिपिड की वजह से क्वासी फ्लूइड नेचर कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर हम बात करें तो मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर फोस्फोलिपिड होता है, और फोस्फोलिपिड में एक हेड पार्ट होता है, और दूसरे वाला जो है वो टेल पार्ट होता है। और टेल पार्ट जो होता है बेटा, वो बना होता है सैचुरेटेड फैटी सॉरी बना होता है फैटी एसिड से। और ये जो फैटी एसिड होता है ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, और बेटा दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, क्या फर्क होता है? एक जो होते हैं इनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और एक होते हैं बेटा जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब मैं एक ये मॉलिक्यूल यहाँ पे बना रहा हूँ, तो ये हेड पार्ट है और ये टेल पार्ट है। यहाँ दो फैटी एसिड की चेन है। जो अनसैचुरेटेड होगा उसमें मेम्ब्रेन की उसकी फैटी एसिड की चेन के अंदर किंक आ जाएगा। किसकी वजह से? डबल बॉन्ड की वजह से। और इस वजह से जितने ज्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे मेम्ब्रेन के अंदर, उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं फोस्फोलिपिड के, उनके बीच में स्पेस ज्यादा होगा। स्पेस ज्यादा होगा तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगर इंक्रीज होंगे तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो है वो भी इंक्रीज होगी। और सैचुरेटेड का नंबर ज्यादा होगा, यानी सैचुरेटेड बोले तो कुछ इस टाइप के होंगे, ऐसे सारे जिसमें किंक नहीं होगा, ये सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड है। और सैचुरेटेड का होगा तो मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। तो सैचुरेटेड हो गए तो मेम्ब्रेन का सॉलिड नेचर ज्यादा होगा, अनसैचुरेटेड हो गए तो फ्लूइड नेचर। तो इन सबको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर फोस्फोलिपिड के बीच में एक मॉलिक्यूल्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्या? कोलेस्ट्रॉल, जो कि एक रिजिड मॉलिक्यूल्स हैं। इनके बीच में आने की वजह से मेम्ब्रेन की ये फ्लूइड नेचर को कम करते हैं और ये सॉलिड नेचर को कम करते हैं। इस वजह से मेम्ब्रेन का जो ओवरऑल नेचर निकल कर आता है वो आता है क्वासी फ्लूइड नेचर। मेम्ब्रेन जो है क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है। अब सर एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेम्ब्रेन लिक्विड होती तो क्या होता? स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बन पाती। सॉलिड होती तो क्या होता? क्वासी फ्लूइड होने से ऐसा क्या हो गया बेटा? क्वासी फ्लूइड नेचर मेम्ब्रेन का होने की वजह से मेम्ब्रेन एबल है टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस। जैसे कि मेम्ब्रेन जो है क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से, यानी हम बोल सकते हैं ड्यू टू क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी फ्लूइड नेचर, और क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से मेम्ब्रेन जो है वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है। ड्यू टू क्वासी फ्लूइड नेचर, membrane is membrane is able to perform various function perform various functions। बहुत सारे functions को परफॉर्म कर सकती है। परफॉर्म वेरियस फंक्शन। अब बहुत सारे फंक्शन कौन कौन से परफॉर्म कर सकती है? जैसे कि हम बात करें, मेम्ब्रेन जो है वो ग्रो कर सकती है, ग्रोथ शो करती है। जो ग्रोथ होती है उसमें हेल्प करती है। सेल डिवीजन जो है वो कर सकती है। सेल डिवीजन के टाइम जो फ्यूरो बनती है वो भी क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से बन सकती है। सॉलिड होती तो फ्यूरो नहीं बनती। मेम्ब्रेन जो है बेटा वो इंटर इंटरसेलुलर जंक्शंस का फॉर्मेशन कर सकती है। इंटरसेलुलर जंक्शन क्या होते हैं? जैसे प्लांट सेल्स के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, उसी प्रकार दो सेल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं, तरह तरह के जंक्शंस बनते हैं। जैसे कि कैप जंक्शन हो गया, जैसे कि टाइट जंक्शन हो गया। इस तरह से वो एबल है टू फॉर्म
various intercellular junctions and in एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस भी हम अभी पढ़ेंगे। एंडोसाइटोसिस क्या होता है बेटा? एंडोसाइटोसिस जब सेल है वो बाहर से किसी सॉलिड पार्टिकल को या लिक्विड पार्टिकल को इनटेक करती है, यानी अगर वो सॉलिड को इनटेक करती है तो उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं, ये जो प्रोसेस है। और अगर वो लिक्विड को इनटेक करती है तो पिनोसाइटोसिस कहते हैं। यानी एंडोसाइटोसिस जो होता है वो दो तरह का होता है। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल मटेरियल को इनटेक करे। अगर वो इनटेक करती है सॉलिड को तो हम उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अगर वो इनटेक करती है लिक्विड को तो बेटा उसे हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस कहते हैं। और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? सेल के थ्रू जो मटेरियल है उसको बाहर निकालना। अब हमें इतनी सारी बातें समझ में आ गई कि मेम्ब्रेन का जो नेचर है वो क्वासी फ्लूइड है। क्वासी फ्लूइड नेचर होने की वजह से मेम्ब्रेन जो है वो इतने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है। अब मेम्ब्रेन का नेचर, कितना मेम्ब्रेन फ्लूइड है, कितनी मेम्ब्रेन लिक्विड है, इस चीज को मेजर करने के लिए हम देखते हैं फोस्फोलिपिड की बाई लेयर के अंदर जो प्रोटीन है उनका मूवमेंट। और ये जो मूवमेंट होता है बेटा फोस्फोलिपिड की बाई लेयर के अंदर, ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेजर करता है। किसको मेजर करेगा? ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेजर करता है। हमारी एनसीईआरटी भी लिखती है कि lateral movement of protein inside the overall phospholipid bilayer enable to measure fluidity of a membrane। क्या मेजर करती है वो? मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी। अब सर कैसे मूव करती है? जैसे देखो, एक मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको दो ग्लास दूं और एक में वाटर और एक के अंदर मान लो मैंने नींबू पानी आपको दे दिया और एक के अंदर मैंने हनी डाल दिया। मैं बताऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चों बताओ इन दोनों में से ज्यादा फ्लूइड नेचर किसका है? तो आप क्या बोलेंगे? आप बोल देंगे सर नींबू पानी है। ऑब्वियस सी बात है, प्रूफ करो। तो आप या तो कोई स्टोन लेंगे और उसके अंदर डालेंगे, मुंह करवा के देखेंगे सर देखो ये स्टोन जो है कितनी तेजी से यहाँ घूम रहा है, इसके अंदर बहुत ही स्लोली घूम रहा है। तो इसी वजह से हम कहते हैं फ्लूइडिटी को मेजर कौन करता है? फ्लूइडिटी मेजर बाय मेजर बाय किसके द्वारा मेजर की जाती है? लैटरल मोमेंट ऑफ प्रोटीन। लैटरल मोमेंट ऑफ प्रोटीन। किसका लैटरल मोमेंट देखते हैं बेटा? प्रोटीन का। तो ये हमारी बेटा बहुत सारी बातें हुई इसको लेकर। और आगे हम बात करें, अगर मैं अभी हम बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, जिनके बारे में हम देख चुके कि व्हाट इज ग्लाइकोप्रोटीन एंड व्हाट इज ग्लाइकोलिपिड। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होते हैं ये मेम्ब्रेन के आउटर लीफलेट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी कोई मॉलिक्यूल आएगा ये उस पर आकर उनको पहचानने में हेल्प करते हैं। तो एक्ट एज रिकॉग्नाइजिंग साइट हम इनको बोलते हैं कि ये किसी भी मॉलिक्यूल को पहचानने में मदद करते हैं। रिकॉग्नाइजिंग साइट। और बेटा कोई सेल से कुछ अटैच होता है तो एक सरफेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोवाइड अटैचमेंट साइट भी ये प्रोवाइड करते हैं। अटैचमेंट साइट भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और बेटा ये ब्लड ग्रुपिंग में भी हेल्प करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ए पर्सन ए वाले को ब्लड देता है, बी वाला बी वाले को देता है, ए बी वाला सबसे लेता है, ओ वाला सबको देता है, ऐसे अपन बोलते हैं। तो मतलब क्या है, जैसे मान लो ए वाले ने बी को दे दिया तो उसको आइडेंटिफाई करने का काम जो है आरबीसी कैसे पहचानती है कि ए है या ये बी है? उसके ऊपर शुगर मॉलिक्यूल्स लगे रहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड होते हैं, इनकी अगर मैचिंग होती है, अगर अपोजिट आता है तो उसको क्या कर देते हैं? कोगुलेट कर देते हैं, एग्लूटिनेशन हो जाता है। खैर ये जूलॉजी में आप पॉइंट बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ये ब्लड ग्रुपिंग में भी क्या करता है बेटा? हेल्प करता है। तो हमने इतनी सारी बातें देखी। हमने मेम्ब्रेन की प्रोटीन के बारे में देखा, हमने मेम्ब्रेन के लिपिड के बारे में देखा, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने बातें की, और चैनल्स के बारे में बातें की, कैरियर प्रोटीन्स के बारे में बातें की। अब ओवरऑल लास्ट पॉइंट, मेम्ब्रेन का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट
फीचर है बेटा, और वो है ट्रांसपोर्ट करना। क्या? ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की अब हम बात करने वाले हैं। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है। मेम्ब्रेन जो है वो अपने अंदर से बाहर, बाहर से अंदर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करती है। बेसिकली ये जो ट्रांसपोर्ट है इसको हम बेटा टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक ट्रांसपोर्ट जो होता है उसे हम कहते हैं बेटा पेसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा जो ट्रांसपोर्ट है उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट कहते हैं? पेसिव ट्रांसपोर्ट, और एक है एक्टिव। यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ जो सब्सटेंसेस हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो मूवमेंट है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। अनदर टर्म्स में मैं बोल सकता हूँ कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है डिफरेंस। एक तरफ डिफरेंस, अकॉर्डिंग टू डिफरेंस जाएगा, जिधर ज्यादा है उधर से कम की तरफ। हाई टू लो मोमेंट होता है, हाई टू लो मॉलिक्यूल्स का मोमेंट होता है, और यहाँ पर लो से हाई की तरफ जाता है, जिसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और सीधी सी बात है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। आपने स्लाइड पर आप पिछले होंगे बचपन में, ऊपर से नीचे आते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ उत्पादी बच्चे होते हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वहां पर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक इसी तरह के प्रोसेस सेल के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल बोलता हूँ, एटीपी नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती है। और दूसरी तरफ मैं बोलूंगा कि यहाँ पर एटीपी रिक्वायर्ड होती है। क्या होती है बेटा? एटीपी रिक्वायर्ड होती है। अब हम बात करें आगे, तो हम सिंपली बोलते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट होता है सिंपल डिफ्यूजन। कौन सा पार्ट होता है बेटा? सिंपल डिफ्यूजन। और दूसरा जो पार्ट है वो है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। कौन सा है? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन से किधर की ओर जाएंगे? कम। तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट किधर से किधर होगा? ए टू बी होगा। ए में मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बढ़ी, कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी, रैंडमनेस बढ़ेगी। तो ए से बी की तरफ, बी से ए की तरफ, ये चलता रहता है टिल द इक्विलिब्रियम। एक टर्म ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? वाटर के डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस कहते हैं थ्रू दी एसपीएम, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर हमें किसी तरह के किसी भी कैरियर प्रोटीन और अदर्स की जरूरत नहीं होती। सिंपल डिफ्यूजन, वाटर मॉलिक्यूल जा सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल सिंपल और फैसिलिटेटेड दोनों से होते हैं। हम बात करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का होता है। गैसेस जो हैं वो सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होती हैं। बेटा बात करें हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की हम बात करें यहाँ पर, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है कि हम जानते हैं कि मेम्ब्रेन पोलर मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती। तो मेम्ब्रेन में से जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट हाई से लो की तरफ होगा। यानी यहाँ पर आएंगे तो हाई टू लो, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन एंड चैनल्स। ओके, तो ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है। अब ये किसका होता है? जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनका होता है। यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये आप नर्वस सिस्टम में नर्व इम्पल्स कंडक्शन इसमें पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली एग्जांपल देखें तो सोडियम पोटेशियम पंप होता है। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन जो होती है वो कम होती है, सेल के बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है, बाहर पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम होती है। जाना किधर से किधर चाहिए? हाई टू लो, बट यहाँ जाता किधर से किधर है? लो टू हाई। तो इस मैकेनिज्म के अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट
होती है। तो बेटा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक पेसिव होते हैं और दूसरे एक्टिव होते हैं। एक हाई टू लो, दूसरे लो टू हाई। एक में एटीपी रिक्वायर्ड होती है, दूसरे में एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती है। पेसिव में एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो ये ओवरऑल बात की हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।